दिल्ली एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता, कारण, मुद्दे और आगे की राह। मतलब एक व्यापक तौर पे समझेंगे कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण की समस्या है, इसके कारण में कौन कौन से महत्वपूर्ण पक्ष शामिल हैं। तो हमने पॉपुलरली ये सुना होगा 2021 में एक व्यवस्था आई CAQM वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग 2021 में कानून बनाकर दिल्ली एनसीआर के लिए व्यवस्था है जो कि निगरानी करेगा। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण और पॉपुलर करंट अफेयर के टॉपिक के साथ पे डिस्कस करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि इस टॉपिक से संबंधित जो हॉलिस्टिक जानकारी है उसके बारे में चर्चा यहाँ पे प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि इसकी एक बेसिक समझ आप लोग तक पहुँच सके। टॉपिक है दिल्ली एनसीआर में जो वायु प्रदूषण की समस्या है, और जहाँ तक मैंने बताया कि आसान भाषा में इसे समझाया जा सके, व्यापक इसके होने वाले जो दुष्परिणाम हैं, इसके कारण हैं। इसलिए हम लोग दिल्ली एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता, कारण, मुद्दे और आगे की राह, मतलब एक व्यापक तौर पे समझेंगे कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण की समस्या है, इसके कारण में कौन कौन से महत्वपूर्ण पक्ष शामिल हैं। क्या मानवीय पक्ष पहलू जिम्मेदार है, औद्योगिक पक्ष विकास जिम्मेदार है, या अन्य पक्ष भी जिम्मेदार हैं, भौगोलिक और जलवायु। इस तरह के साथ साथ हम लोग समझेंगे कि मुद्दा क्या है, क्या कुछ राजनीतिक मुद्दा है, क्या कानूनी मुद्दा है, और उसके साथ साथ हम लोग आगे की क्या किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन में से समझ लेते हैं कि वायु की गुणवत्ता एक शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से जो है ना पूरी की पूरी जो है मानव प्रजाति को प्रभावित करती है, जो कि आज कर रही है। आज सांस से संबंधित बीमारियां हमारे आसपास जो है काफी बड़ी संख्या में बढ़ गई है, जो कि दिल्ली एनसीआर के डिफरेंट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स कम्युनिटी के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है। और यही नहीं, स्वास्थ्य समस्याओं की लंबी लिस्ट है जो कि प्रदूषण से जिसे जोड़कर देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है इकोसिस्टम पे भी बड़े पैमाने पे प्रभाव पड़ता है। इकोसिस्टम मतलब क्या कि अंततः जो वायु में घुले हुए जो विषैले पदार्थ हैं वो जल के साथ घुलकर कहाँ, वाटर बॉडीज में जाएंगे, मतलब झील, तालाब, नदियां जो हैं उन्हें भी प्रदूषित करेंगे। और उसके साथ साथ सेम इसी तरह से जो मृदा है उसे भी, उसके प्रदूषण का कारण भी अंततः ऐसा हो सकता है, इस प्रकार इस स्तर के वायु प्रदूषण के कारण। तो कुल मिलाकर क्या, मानवीय स्वास्थ्य और इकोसिस्टम दोनों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा ये। तो इसलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों स्थितियों में ये खतरनाक है ये स्थिति। तो इसलिए हम लोग देखेंगे यूपीएससी के सिलेबस में, जहां जीएस पेपर 3 में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण से महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, और पर्यावरण गवर्नेंस इसलिए क्योंकि डिफरेंट पक्षकार हैं कि मतलब सरकार की भूमिका और सरकार की वो एजेंसियां जो इनके लिए काम कर रही है, इस प्रदूषण नियंत्रण के लिए, इसके रेगुलेट करने के लिए, और जो पद्धतियां, जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, उन सब के बारे में हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा जो मुद्दा है उसके बारे में हमें एक बेसिक समझ हो सके और परीक्षा में हम इसे लिख पाए, इससे संबंधित प्रश्न को, और इससे संबंधित जो आंकड़े हैं उसे भी मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सके हम लोग। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले हम लोग इसी बात को समझेंगे कि गंभीर क्यों है और हाल का संदर्भ क्या है। हाल का संदर्भ यही है कि नवंबर से शुरुआत होकर दिसंबर आते आते भारत दिल्ली एनसीआर की जो AQI है, वायु की गुणवत्ता का सूचकांक, वो 400 के पार हो गया। मतलब क्या, सबसे ऊपरी स्तर, मतलब खराब वायु की सबसे ऊपरी स्तर सर्वाधिक गंभीर श्रेणी में। और ये निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? वायु गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा। बेसिकली और ये कुछ नहीं है कि वायु में शामिल जो प्रदूषक की मात्रा है, और ये प्रदूषक क्या, ये लिस्ट बना दी गई कुछ प्रदूषकों की, और इनकी मात्रा जितनी अधिक होगी मतलब वायु गुणवत्ता उतनी खराब होगी। जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ये जो सस्पेंडेड कण होते हैं जो वायु में
तैरते हुए रहते हैं, जो कि प्रदूषण के द्वारा आते हैं और जिनके की गंभीर परिणाम है। उनकी मात्रा की अधिकता के कारण ये एक्यूआई को प्रभावित करेगा, दिल्ली एनसीआर की एक्यूआई को। जैसे कि धूल, जैसे रेत, जैसे इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, राख, सब वायु में जाकर क्या उसे विषैला बना रही है, उसे अंधेरा काला बना रही है। तो इसका पूरा प्रभाव किस पे है? सार्वजनिक स्वास्थ्य पे, जो कि एक गंभीर चुनौती है। क्यों? क्योंकि ये श्वसन, सांस से संबंधित जो समस्या, रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो है उसकी संख्या बढ़ रही है 2 लाख से प्लस। उसके बाद क्या आए दिन ये रिपोर्ट की जाने वाली जो जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो अन्य बीमारी जैसे हृदय से संबंधित बीमारियां, और यहां तक कि भी ये इसके दुष्प्रभाव को कैंसर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारी धातु, लेड जैसे भारी धातु भी इसमें शामिल है आज। क्यों? उसके बाद क्या हम लोग देख सकते हैं इसकी गंभीरता, जैसा मैंने बताया कि स्तर जितना अधिक होगा इन प्रदूषकों का स्तर, एक्यूआई उतना खराब होगा, जो कि 400 प्लस हो चुका है, जो कि सीवियर प्लस श्रेणी में है। भारत में पीएम 2.5 जो इस एक्यूआई श्रेणी का एक महत्वपूर्ण घटक है, उसका स्तर बहुत बहुत ही अधिक है, जो कि WHO के द्वारा जो मानक तय किए गए हैं उसकी तुलना में 30 गुना है। मतलब जितने मानक होने चाहिए उसकी तुलना में 30 गुना है। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि गंभीरता कितनी अधिक है, और एक्यूआई स्तर 400 प्लस तो हो ही चुका है। तो इस लिस्ट पे भी हम लोग देखेंगे कि एक्यूआई के लेवल में हम लोग कहाँ हैं। तो सबसे पहले इसके कारणों को समझ लेते हैं, बेसिक कारण को, कि प्रदूषण हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले क्या, 2 भाग में इसे देखेंगे। तो सबसे पहले एक जनरल कारण क्या है, जनरल कारण जो हमें दिखता है, तत्कालिक कारण, कि पराली जलाना। पराली मतलब दिल्ली क्या है, दिल्ली की स्थिति जो है, दिल्ली की स्थिति चारों तरफ क्या, ये एग्रीकल्चर बेल्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का पूरा एग्रीकल्चर बेल्ट है, और गेहूं और धान का बेल्ट है। और धान क्या है, जो जुलाई में बोई जाती है और यही अक्टूबर के समय में काटी जाती है, सितंबर अक्टूबर के समय में खरीफ की फसल जो है, उसके बाद गेहूं बोया जाना है। तो वो जो हार्वेस्ट किया हुआ जो ठूठ है धान के पौधे का, उसे जो है हटाने में कॉस्टिंग आती है किसान को, और उसे ही किसान क्या है, कॉस्टिंग को बचाने के लिए, उस लागत को बचाने के लिए क्या किया जाता है, किसानों के द्वारा आग लगा दी जाती है और उसे साफ कर दिया जाता है, जिससे कि फसल, खेत जो है अगली फसल के लिए तैयार हो जाता है। तो इसीलिए इसी समय में ये घटना होती है, और जो कि अल्टीमेटली कहाँ आता है, एनसीआर के धुएं को प्रभावित करता है, वायु को प्रभावित करता है, एक बड़ा सोर्स के रूप में। वाहन उत्सर्जन, वाहनों की संख्या के आधार पे दिल्ली एनसीआर देश में नंबर 1 पे, मतलब देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। बढ़ते वाहन, पुराने डीजल गाड़ियां भी, और ट्रैफिक जाम आदि, जो कि जीवाश्मी ईंधन के कारण जो है ना, जो कि सोर्स को बढ़ा रहे हैं। निर्माण कार्य और सड़क धूल, जो पीएम 2.5 और 2.10 जो हम लोग बता रहे हैं, ऐसे हवा में लटकते हुए कण, जो कुछ दिनों तक सस्पेंडेड पार्टिकल, इसी को बोला जाता है। तो इसका सोर्स पीएम 2.5 यही सब है, और पीएम 10 का, इनमें कुछ और फर्क नहीं है, बल्कि साइज का फर्क है। जो अधिक बड़ा है वो थोड़े जल्दी बैठ जाएंगे, और जो हल्के हैं वो अधिक समय तक तैरते रहेंगे, क्योंकि वो हल्के हैं। और उनका सोर्स क्या, जो रियल एस्टेट्स की कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, जो सड़कों की धूल से आदि से जो आ रहा है धुआं। उसके बाद क्या, औद्योगिक प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के केमिकल से संबंधित। उसके बाद क्या, भौगोलिक और मौसमी कारण। तो यहां पे सिर्फ यही कारण नहीं है, बल्कि क्या, भौगोलिक और जलवायु कारण। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जो अवस्थिति है, अवस्थिति मैंने हमने बात किया, अवस्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि जो भी कारण बताए गए, पराली जलाना मतलब एग्रीकल्चर वेस्ट को जला देना, मतलब एग्रीकल्चर बेल्ट के बीच में होना, वाहनों का अधिक होना, क्योंकि महानगर है, और महानगरों के साथ भी बहुत सारे सैटेलाइट टाउन भी है, इसलिए भी ज्यादा जनसंख्या का यहां पे संकुल बन गया है। उसके बाद क्या, जो रियल एस्टेट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आदि की गतिविधियां, जो बड़े नगरों में सामान्यतः होता है, मेट्रोपॉलिटन्स में। तो ये समस्या तो अन्य जगह पे भी हो सकती थी।
जो कि बड़े नगरों के संकुल हैं, जैसे मुंबई पुणे रीजन, चेन्नई रीजन, बेंगलुरु रीजन, वहां इस प्रकार की समस्या नहीं हो रही, दिल्ली में ऐसा समस्या क्यों है? इस बात को हमें समझने के लिए इस भौगोलिक और जलवायु कारक को समझना होगा। क्यों? क्योंकि लोकेशन, दिल्ली की लोकेशन, अवस्थिति जिम्मेदार है। अवस्थिति क्या है दिल्ली की? दिल्ली की अवस्थिति सागर से दूर है, सागर से दूर है, मतलब सागर की हवा जो है, वायु जो है, आने में यहां पे क्या महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद क्या, दिल्ली किसके बीच में है? आप देखेंगे इधर हिमालयन माउंटेन है और इधर अरावली माउंटेन, इसके बीच में है, मतलब एक कटोरी की तरह ये फंसी हुई एक प्लेन है यहां पे। तो यहां पे वायु जो है ना फंस जाती है। एक ये चीज होगी। इंडो गैंगेटिक प्लेन बाउल शेप, हवा की गति इसलिए कम हो जाती है और जो प्रदूषक हैं यहीं पे बंधे रह जाते हैं और एक्सचेंज नहीं हो जाता, फिल्टर नहीं हो पाता है। मतलब फ्रेश एयर जो है, जो कि मुंबई में, चेन्नई में सागर से फ्रेश एयर आ जाती है, लेकिन यहां वो काम नहीं हुआ क्योंकि सागर से दूरी है। दूसरा, इन्वर्जन लेयर, और ये सब कारण क्या, एक तापीय संकल्प प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया? कि जो धरातल है सर्दियों में काफी ठंडा हो जाता है, जिस कारण से जो धरातल से लगी हुई जो वायु है वो भी ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने के कारण क्या, उसका टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा और ऊपर टेम्परेचर अधिक, ऊपर टेम्परेचर अधिक और ये टेम्परेचर कम। तो ये क्या स्थिति हो गया, तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति। और इस दशा में क्या होगा, इस दशा में स्थिति ये होगी, हवा ऊपर नहीं उठेगी बल्कि ये नीचे बैठेगी और स्थिर दशा होगी। तो मतलब क्या, यहां पे अगर कोई वायुमंडलीय प्रदूषक है तो यहीं पे फंस के रह जाएंगे। एक क्या होगा, फ्रेश एयर आ नहीं रही है। दूसरी क्या, जो यहाँ की भी जो वायु है वो इतनी मंद है और इतनी जो है स्थिर दशाएं हैं कि उनमें भी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो जो प्रदूषक हैं लगातार यहीं पे फंस के रहे हुए हैं और लगातार जो नीचे से वाहनों का धुआं, पराली जलाना, वो नीचे से सोर्स कर रहा है। तो प्रक्रिया समझ गए? तो एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है, ऊपर से ये सारे सोर्स जो है ना और वायु को और प्रदूषित करते रहे। तो दिन प्रतिदिन एक ऐसा स्टेज आ गया जहां पे क्या हो गई, ये जो वायु था ये ऐसा हो गया जिसमें दृश्यता बाधित हो गई। दृश्यता बाधित होने के बाद हमेशा लगता है कोहरा छाया हुआ है। उसके बाद क्या, उसके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है मानवीय स्वास्थ्य और जो इकोसिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ने लगे। तो ये चीजें स्मॉग, क्योंकि स्मॉग जैसी स्थिति हमेशा बनी रहेगी, वायु की निम्न गति। और बेसिकली ये इसी महीने में होगा। क्यों? कि जैसे सर्दियां आएंगी तब ये चीजें प्रभावित करने लग जाएंगी। एक कारण और हम लोग देख सकते हैं कि जो पश्चिमी हवाएं होती हैं इस काल में वो भी सक्रिय होती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे। तो वो क्या है, पश्चिमोत्तर से क्या धूल और धूल के साथ साथ जो विभिन्न कणों को उड़ाकर भी लाती है, जो कि अंततः क्या दिल्ली एनसीआर के हवाओं में इस प्रकार के कणों को समाहित करती है और उससे उसका प्रदूषण स्तर बढ़ता है, एक्यूआई लेवल बढ़ता है। अब जब बात समस्या की हो गई तो सबसे बड़ा मुद्दा ये हमारे मन में आया कि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या प्रदूषण निवारण नियंत्रण के लिए कौन सा तंत्र काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण पहल से काम करेंगे, शुरू करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे 31 शहरों में ये काम कर रहा है, के लिए व्यवस्था बनाई गई है 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में के लिए 2017 के। इसमें टारगेट ये है कि सभी हितधारकों की भागीदारी से वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। और टारगेट क्या है, 2017-18 की आधार वर्ष की तुलना में 24-25 तक सबसे पहले जो मुद्दा था PM10 की सांद्रता को 40% कम करना और 25-26 तक राष्ट्रीय मानकों 60 को प्राप्त करना। तो मतलब PM10 की जो मात्रा है, जो कण हैं जो हवा में लटक रहे हुए हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं, उनको कम करना। एक दूसरा, कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और इसके लिए पोर्टल है, एक प्राण पोर्टल, ये इसके माध्यम से किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमने पॉपुलरली ये सुना होगा 2021 में एक व्यवस्था आई CAQM।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग 2021 में कानून बनाकर दिल्ली एनसीआर के लिए व्यवस्था है जो कि निगरानी करेगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक केंद्रीय वैधानिक निकाय है जो नीति निर्माण एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करेगा। तो CAQM ये करेगा जो 2021 में कानून बनाकर दिल्ली एनसीआर के लिए आया। उसका ग्रैप एक व्यवस्था है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, मतलब जिस प्रकार की गंभीरता होगी उस प्रकार के फैसले लिए जाएंगे, मतलब दिशा निर्देश जारी किए गए। ग्रैप यही है। जैसे हमने सुना होगा नवंबर में पहले ग्रैप 3 लगा था, लेकिन दिसंबर में इस बार क्या ग्रैप 3 पहले लागू किया गया, फिर उसका ग्रैप 4 लगा दिया गया। मतलब जैसे AQI का स्तर बढ़ेगा ग्रैप का स्तर भी बढ़ेगा, तो ग्रैप में 4 आ गया। तो यही है कि जिसे वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर के आधार पर 4 चरणों स्टेज 1 से 4 में विभाजित किया गया। जैसे जैसे AQI खराब होता जाएगा वैसे वैसे अगला स्तर जो है ग्रैप का वो प्रभावी हो जाएगा, और जिसमें क्या है कुल मिलाकर क्या जो प्रतिबंध अधिक हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाएंगे। तो ये हमने सुना है। अभी की स्थिति में क्या है कि ये दिशा निर्देश है ग्रैप 4 के अंतर्गत कि जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम को प्रेरित किया जा सके, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा सके। जितनी प्रकार की डीजल की गाड़ियां हैं उसे भी बंद कर दिया गया, मतलब रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए हैं। स्टेज 4 इसी की बात कर रहे थे हम लोग। 450 से अधिक गंभीर प्लस श्रेणी होने पर स्टेज 4 के तहत सभी गैर आवश्यक निर्माण गतिविधियां रियल एस्टेट में पूर्ण प्रतिबंध, पुराने डीजल ट्रकों पर व्यापक निषेध, विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा तथा न्यायालयों में आभासी सुनवाई से कठोर उपायों को लागू किया जाएगा। और तकनीकी आधार क्या है, ये महत्वपूर्ण संस्थानों के द्वारा इसको बैकिंग है। IITM पुणे द्वारा प्रदान किया जाता है, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भी इसकी निगरानी की जाती है, जिससे कि इसकी अनुमान लगाया जाता है कि क्या स्थिति है। अब इसी के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे चरण। तो सबसे पहले तो AQI के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 8 इसमें प्रदूषकों की बात की जाती है। 8 प्रदूषक हमने देखा, PM 2.5, PM 10, इस तरह से CO, इसमें NH3, अमोनिया, और ऐसे ही 8 प्रदूषक इसमें शामिल हैं जिसके आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसका जो स्टेज 1 है AQI कहाँ पे क्या होगा, 201 से 300 होना चाहिए। और ये कि प्रिवेंटिव स्टेज है, ये खराब से बहुत खराब है, मतलब यहां से चीजें खराब होना शुरू होती हैं। सड़क की यांत्रिक सफाई, पानी का छिड़काव, खुले में कचरा पत्तियां, मतलब यहाँ पे प्रिवेंटिव आप रोक सकते हो कुछ करके। उसके बाद चरण 2 में क्या बहुत खराब, जहां पे 301 से 400 चला जाता है, वहां पे इस प्रकार की गतिविधियां जहां जिससे भी धुआं राख वगैरह मिल रहे हैं उस सबको बंद किया जाएगा। ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब रिस्ट्रिक्शंस यहाँ से चालू हो गए। चरण 3 AQI 401 से 450, जो नवंबर की बात कर रहे हैं या दिवाली के समय में बात, कि गैर आवश्यक निर्माण गतिविधियों पर रोक, BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहनों पर रोक, वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन, प्रदूषणकारी उद्योगों पर रोक। इस तरह से मतलब इमरजेंसी कंट्रोल की बात आ जाती है। और उसका लास्ट में पब्लिक हेल्थ पे जो है ना को प्रोटेक्ट करने की बात आ जाती है। मतलब गंभीरता सबसे बढ़ जाती है जो चरण 4 गंभीर प्लस, सीवियर प्लस में है, 450 प्लस में स्थिति में है। तो इसमें प्रतिबंध सबसे उच्च श्रेणी का प्रतिबंध लगाया जाता है यहाँ पे। चलिए AQI को भी हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा, सबसे पहले 0 से 50, संतोषजनक 51 से 500, मध्यम से 101 से 200, खराब 201 से 300, बहुत खराब, और गंभीर। तो यही स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ये क्रॉस करें तो AQI ग्रैप की व्यवस्था हम लोगों ने देखा। अब क्या है कि निपटने में चुनौतियां क्या है, कि क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जो कि एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। ये चर्चा हो रही है लेकिन इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा है। मूल मुद्दा ये है कि राज्यों के बीच समन्वय, क्योंकि इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो है क्या है विभिन्न राज्यों से, हरियाणा से 3 तरफ, इधर से यूपी, और उसके बाद क्या यहां तक का असर पड़ रहा है। तो विभिन्न राज्यों के पास के द्वारा मिलकर, सरकारों के द्वारा मिलकर, एजेंसियों के द्वारा मिलकर एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जाना चाहिए, और जिससे लॉन्ग टर्म में इस पे काम किया जाना चाहिए। तभी इस सारे मुद्दों पे, इसके कारणों पे, कारकों पे जो है ना काम किया जा सकेगा। कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के विकल्प होंगे। ठोस अपशिष्ट, आप हमने सुना है कि दिल्ली NCR जैसे अन्य जगहों पे भी, महानगरों में
कचरों का बड़ा पहाड़ होता है, जो कि अपने आप में ऐसे प्रदूषकों को निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। ऐसे लैंडफिल एरिया जैसे गाजीपुर दिल्ली का, और दिल्ली के जो 3 जो कचरे के पहाड़ हैं, जो कि राजनीतिक मुद्दा भी बनता है, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण विकल्प होना चाहिए कृषि अपशिष्ट विशेष करके प्रबंधन के लिए, कि जो पराली है उसके अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकार आगे आए या कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनाए, या तो सब्सिडी दी जाए या कोई ऐसा केमिकल दिया जाए जिससे कम लागत में उसे खत्म किया जा सके, मतलब जलाने की आवश्यकता ना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अभी भी सीमित विस्तार है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब मेट्रो जैसी सेवाएं जो कि कम धुआं छोड़ती हैं, या आरआरटीएस जैसी व्यवस्थाएं, मोनोरेल जैसी व्यवस्थाएं, उसको और बढ़ाने की जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रिक बसेस की व्यवस्थाएं। इस तरह से अर्बन प्लानिंग, गैर नियोजित कॉलोनी और निर्माण पे सख्ती से रोक लगाने में चुनौतियां हैं। पॉलिसी लागू करने में ढिलाई। तो ये सारी चीजें जो है ना मिलकर जो है वायु प्रदूषण से की निगरानी में, उसको खत्म करने में, उसके प्रभाव को कम करने में और आगे एक संयुक्त प्लान, इंटीग्रेटेड प्लान बनाने में कहीं ना कहीं चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। लेकिन हमारे सामने यहीं पे देश का और देश के बाहर के कुछ केस स्टडीज हैं जहां पे इंटीग्रेटेड तरीके से प्लान बनाकर काम किया गया और बड़े पैमाने पे कंट्रोल किया गया। जैसे सबसे पहले देश में ही सूरत का क्लीन एयर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लायंस मॉडल जो है, वहां पे यही किया गया। सूरत नगर निगम के द्वारा कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया। उसका टेक्सटाइल और डाई इंडस्ट्री के पॉल्यूशन कंट्रोल पे अनिवार्य काम किया गया। मतलब ये बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम किया इन्होंने, क्योंकि सूरत क्या है, एक टेक्सटाइल सेंटर है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेस्ड, डाई इंडस्ट्री बेस्ड, जो कि सॉलिड वेस्ट का एक महत्वपूर्ण उत्पत्ति केंद्र है। तो उससे इस प्रकार के कचरे का निर्माण होना एकदम स्वाभाविक था, जिसको करके एक्यूआई में लगातार सुधार किया इन्होंने। तो ये लगातार एक इंटीग्रेटेड प्लान के द्वारा किया गया। उसी तरह से विश्व स्तर पर हम लोग देखेंगे बीजिंग का, बीजिंग के उदाहरण सबसे अधिक ये क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि 2012 में इसमें एक्यूआई लेवल काफी खराब था और आज जो है 100 से नीचे है इसका एक्यूआई लेवल। तो इसके लिए क्या इंटीग्रेटेड प्लान बनाया गया, कोल बैन किया गया, इंडस्ट्री को रिलोकेट किया गया, ईवी अडॉप्ट किया गया और पीएम 2 में लगभग 35% की कमी की गई है। मतलब रिजल्ट टारगेट ओरिएंटेड काम किया गया और उसे एक सीमित समय अवधि में उसे कंट्रोल कर लिया गया। उसी तरह से लंदन जो है ना 50 के दशक में ये काफी बड़ी समस्या, और जो स्मॉग है, हम अगर स्मॉग की समस्या टाइप करेंगे तो दिल्ली स्मॉग से पहले लंदन स्मॉग ही आएगा हमारे सर्च में। क्यों? क्योंकि उस समय यहाँ पे ऐसी समस्या थी जहाँ पे पुराने डीजल वाहनों पर भारी चार्ज लगाया गया, NO2 के स्तर पे में 44% की कमी दर्ज की गई और लंदन को भी इस समस्या से मुक्त करवाया गया। तो ये हमारे सामने केस स्टडी है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, आगे की भावी रणनीति हो सकती है जो हमारी। सबसे पहले तो वही कृषि क्षेत्र में सुधार, कि पराली जलाने पे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इसके पीछे कि किसान की लागत वृद्धि हो रही है, लागत, तो लागत को सब्सिडाइज किया जाए कि किसान क्यों कर रहा है, सब्सिडाइज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, उसकी निगरानी की जाए, मतलब उसके लिए पूरा का पूरा एक तंत्र हो जिससे कि उससे हमें निजात मिल सके। वैकल्पिक समाधान खोजे जाए, जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना भी, जिसको मैं सब्सिडी बोल रहा हूं। स्वच्छ परिवहन व्यवस्था, मतलब अधिक से अधिक ईवी को प्रोत्साहित किया जाए पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन में। और ईवी के नाम पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बसेस की व्यवस्था देखी, जो कि अभी भी ढीली व्यवस्था है। जितना बोला गया था सरकार के द्वारा भी अभी चीज़ें वो संतोषजनक दर से नहीं बढ़ रही है, जबकि वो किया जाना चाहिए। और इसी तरह से प्राइवेट व्हीकल्स में भी, कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल्स में भी ईवी को बढ़ावा प्रेरणा दी जानी चाहिए। सुदृढ़ निर्माण मानक, रियल एस्टेट से संबंधित, जो रियल एस्टेट सेक्टर एक महत्वपूर्ण सेक्टर है इस पूरे के एनसीआर में, वहां पे भी कुछ कंट्रोल लगाए जाने चाहिए जिससे कि उससे होने वाला धुआं और जो कण है, राख और धुआं जो है कंट्रोल किया जा सके। नागरिक सहभागिता और जन जागरूकता, कुल मिलाकर क्या, नागरिक को भी यहाँ पे सामने आना पड़ेगा जिससे कि प्रदूषण नियंत्रण पे काम किया जा सकेगा। बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि सॉलिड वेस्ट के संग्रहण, सॉलिड वेस्ट के सबसे पहले तो उसकी उत्पत्ति, उसकी संग्रहण को अगर कंट्रोल करना है, प्रबंधन करना है, तो इसमें रिसाइकल, रिड्यूस,
ये जो ट्रिपल आर का फॉर्मूला होता है इस पे चलना होगा, और इसके लिए नागरिक, आम नागरिक की सहभागिता इंपॉर्टेंट है। वहीं स्वच्छ परिवहन व्यवस्था, लास्ट में वही इलेक्ट्रिक वाहनों को फिर से। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक व्यापक समस्या है और इसमें विभिन्न पक्षकार हैं, जहां विभिन्न राज्य इसमें शामिल हैं नीति निर्णयन में, डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में, उसी तरह से विभिन्न एजेंसियां भी शामिल हैं और इसके प्रभाव भी व्यापक हैं। तो इसलिए इसके लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान की आवश्यकता है जिसे समयबद्ध तरीके से खत्म किया जाना चाहिए, नहीं तो इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं और आगे चलकर मानवीय स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे के पूरे खाद्य श्रृंखला को इससे प्रभावित प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रीलिम्स आधारित क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रैब का स्टेज 4 तब लागू किया जाता है जब AQI 450 से ऊपर हो जाता है। तो सही है, स्टेज 4 के दौरान आवश्यक सेवाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्दियों में तापमान कम और हवा की गति घटने से प्रदूषण जमीन के पास फंस जाते हैं। ठीक है, जो हमने कारण देखा, हमने भौगोलिक और जलवायु। दिल्ली NCR में पराली का धुआं वायुमंडलीय इन्वर्जन के कारण अधिक समय तक टिकता है। ठीक, ये दोनों भौगोलिक और जलवायु कारणों से संबंधित है। आसान प्रश्न है, लेकिन हाँ, इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में आते हैं जो प्रक्रियागत आधारित है, क्योंकि इतनी चर्चा हुई है इस टॉपिक की, तो इसलिए इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ मैंने 2 या 3 ही दिया है सरल प्रश्न रखने के लिए, लेकिन हो सकता है यूपीएससी में 3 स्टेटमेंट हो या 4 स्टेटमेंट हो। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AQI के अनुसार 0 से 50 की श्रेणी में गुड माना जाता है। AQI तंत्र में केवल PM 2.5 और PM 10 को ही शामिल किया गया। हमने बात की यहाँ पे 8 हैं इसमें AQI में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऊपर वाला जाहिर सी बात है सही है। तो इस प्रकार से हम लोग एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं मेंस के लिए, कि मेंस में इस तरह से पूछा जा सकता है। पहले भी PYQ में पूछा गया है कंपेयर करते हुए दिल्ली के प्रदूषण को। अब इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए, साथ ही इसके समाधान हेतु उठाए गए प्रमुख पहलों को भी चर्चा कीजिए, क्योंकि आजकल ये काफी चर्चा में है। पहल जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पे प्रश्न उठ रहे हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। डिफरेंट एजेंसी, डिफरेंट पहल पे बात की जा सकती है और आगे आपको सुझाव देने के लिए भी बोला जा सकता है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से भी चीजों को हम लोग लिख सकते हैं। बाकी शुरू में ये इसकी प्रस्तावना में ये पूरी समस्या को बता देना है कि गंभीरता कितना है, कितनी गंभीर है और कैसे कैसे मानवीय स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक हो रहा है। और उसके बाद हम लोग आ जाना है प्रमुख कारणों पे को बता देना है सिलसिलेवार ढंग से। वही 2 पार्ट में बांट के, एक तत्कालिक कारण और एक जनरल कारण, सामान्य कारण, और दूसरा भौगोलिक और पर्यावरणीय जलवायु कारक। और उसके बाद इसके समाधान के लिए जो प्रमुख पहल हैं CAQM सिस्टम और ग्रैब सिस्टम, और उसके बाद जो वायु गुणवत्ता जो पहल है उस पर हम लोग उसे लिख देंगे और उसका कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने एक बेसिक समझ इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से करंट अफेयर के टॉपिक को देखते रहिए और इसे रिवीजन करते रहिए और अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।